Hi everyone, I hope you all are doing well. So in this particular video, we are covering top most PK 20 questions. देखो जैन 26 की आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रही होगी, उसी को इंप्रूव करने के लिए, उसी को बेटर करने के लिए मैं यहाँ पे टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ पीके। आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस है हमारे पीके, जिसके से अंदर से मैंने 20 क्वेश्चंस, जो बेस्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं, उनको निकाल के लेके आया हूँ। अब मैं एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, देखो ऐसा नहीं है यहां से ही क्वेश्चन आएगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। हाँ वो बात अलग है, लास्ट के अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चंस आ चुके थे इन 20 क्वेश्चंस में से, वो बात अलग है। बट मैं यहां पे कंफर्म नहीं कह रहा कि यहां से ही क्वेश्चन आएगा, तो ट्राई करना प्लीज कि इन क्वेश्चंस को तो अच्छे से करके जाओ। मना नहीं कर रहा, बट आ भी सकता है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आएगा ही नहीं, आ भी सकता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आप टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस तो जरूर करके जाना, हो सके तो लिख के प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट आपकी पी की पूरी क्वेश्चंस की कवरेज हो जाए एक टाइप से इन 20 क्वेश्चंस को करने के बाद। अब स्टार्ट करते हैं सर पी के क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस को फटाफट कंप्लीट कर लेंगे 1 आवर के अंदर। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऑडिट में कहीं पे भी इशू आ रहा है, लाइक आपके ऑलरेडी 3-4 अटेम्प्ट लग चुके हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा सर मेरे डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स नहीं आ रहे, एमसीक्यू में मार्क्स नहीं आ रहे, और आपकी आरटीआई आंसर शीट आई है, तो आप अगर मुझे शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो, सो दैट वी कैन इवेल्युएट कि कहां पे मिस्टेक हो रही है और कहां पे आपको क्या इंप्रूव करना है। इसके अलावा अभी तक आपकी ऑडिट की कवरेज नहीं हो रही, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही एससीएस की, तो उसके रिगार्डिंग आप हमारा ये बैच भी देख सकते हो, एससी विद एथिक्स बैच और हमारा स्पेशल शास्त्र बैच। इसमें क्या होगा, आप 10 to 12 डेज के अंदर 75% ऑफ योर ऑडिट सिलेबस को कवर कर लोगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, और यहां पे आपको एमसीक्यूज की भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, सो दैट एक आपका बूस्ट मिल जाएगा 10 to 12 डेज के अंदर। यहां पे आपके डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी इंप्रूव हो जाएगा, एमसीक्यू पोर्शन भी, और मल्टीपल रिवीजन तो हम क्लास के अंदर करते ही हैं। अगर आपको एनरोल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Mr. Chetan, a practicing chartered accountant, was involved in a family dispute over ancestral properties. To gain undue advantage, he allegedly forged the will of his late uncle, presenting it as a genuine document during the legal proceedings. The forgery was later uncovered and legal action was initiated against him. भैया यहाँ पे आपने कर्म ही बेकार करे हैं, ऐसे कर्म कर रहे हो जो आपको करने नहीं चाहिए थे, कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन के नाम के ऊपर तो आप धब्बा क्रिएट कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो। ऑल्दो द एक्ट वाज कमिटेड इन द पर्सनल कैपेसिटी, नॉट इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज, अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड विद द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट ऑफ इंडिया। जब मैं आपको प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा रहा था, मैंने वहां पे बोला था आपका सिर्फ प्रोफेशनल एक्ट कवर नहीं होता, यहां पे आपके पर्सनल एक्ट भी कवर हो जाते हैं। तो ये लाइन लिखने से भैया ऐसा नहीं होगा कि आप गिल्टी नहीं होंगे, आप गिल्टी फिर भी होंगे, और वो भी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट के अंदर भी गिल्टी होंगे। कहां पे गिल्टी होंगे सर, ये हमारे गिल्टी होंगे क्लोज टू पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, क्योंकि आपका पर्सनल से रिलेटेड है। पर्सनल हमारे अदर मिसकंडक्ट के अंदर चला जाएगा, और अदर मिसकंडक्ट हमारे वहां पे एक ही क्लोज है, जो आपका गलत काम करते हो जिससे प्रोफेशन के ऊपर नाम बदनाम होता है, वहां पे एक ही क्लोज आता है, क्लोज टू पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल, वहां पे आप गिल्टी हो जाओगे। अब प्रेजेंटेशन कैसे करनी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको एक ही मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 4 और 5। देखो सबसे पहले अगर आपका कोई क्लोज का क्वेश्चन है, क्लोज का नंबर लिखो, इंपॉर्टेंट नंबर लिखना, उसकी जो मेन लाइन है ना क्लोज की, वो आप ट्राई करना आईसीआई से मैच करने की। ये आपकी जो मेन लाइन होती है, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट इफ ही in the opinion of counseling bring dispute to the profession or the institute as a result of his action whether or not related to the professional work। ये जो लाइन है ट्राई करो आप आईसीआई से मैच कर दो, सो दैट यहां पे तो आपके मार्क्स कहीं पे भी ना जाए। अब आपको प्रोविजन एक्सप्लेन करना है। Here the chartered accountant is expected to maintain the highest standard of integrity even in his personal affairs, and any deviation from these standard calls for disciplinary actions। तो ये आपका प्रोविजन हो गया, फिर आपका फैक्ट ऑफ द केस आ जाएगा, फिर कंक्लूजन आ जाएगा, यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे, ऐसा आप काम नहीं करोगे, चाहे वो आपका पर्सनल कैपेसिटी के अंदर क्यों ना हो। कहीं ना कहीं यहां पे हमारा आईसीआई का नाम बदनाम होता है, ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन होता है, इसलिए आप ऐसा काम नहीं कर सकते, यहां पे आप अदर मिसकंडक्ट के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, CAAB, a practicing chartered accountant is a promoter director of ABG Private Limited। सर क्या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमोटर डायरेक्टर बन सकता है क्या? यस बन सकता है, ये भी मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था। एंड मोर ओवर ही इज ऑल्सो स्लीपिंग पार्टनर इन अ फैमिली बिजनेस ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ओके, इज CAAB liable for professional misconduct? Professional misconduct
एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949। सर क्या प्रमोटर डायरेक्टर बन सकता है? यस बन सकता है। क्या सर यहाँ पे स्पेशल परमिशन लेने की नीड है? नहीं, आप जनरल परमिशन के अंदर भी प्रमोटर डायरेक्टर बन सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सेकंड केस पे आते हैं, क्या सर वो स्लीपिंग पार्टनर बन सकता है फैमिली बिजनेस के अंदर? देखो सर, फैमिली बिजनेस की बात हो रही है, यहाँ पे तो हम स्पेशल परमिशन लेके चलते हैं, बट सर यहाँ पे जब स्लीपिंग पार्टनर लिखा है तो क्या स्पेशल परमिशन? वो एक्टिव तो नहीं है, तो क्या यहाँ पे स्पेशल परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्या? नहीं नहीं नहीं, यहां पे भी आपको स्पेशल परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं लिखा कि फैमिली बिजनेस में हो तो आप स्लीपिंग पार्टनर हो चल जाएगा, नहीं, वहां पे लिखा हुआ है अगर आपका इंटरेस्ट है फैमिली बिजनेस के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। अब चाहे आप स्लीपिंग पार्टनर हो चाहे एक्टिव पार्टनर हो, हमें मतलब नहीं है। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। ऊपर वाले केस में नहीं लोगे तो भी चल जाएगा, और इस केस के अंदर आप इन्वॉल्व हो गए और आपने स्पेशल परमिशन नहीं लिया, इसलिए यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर। क्लोज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। अब ये आपकी मेन लाइन होगी क्लोज की। अब आता है प्रमोटर डायरेक्टर के प्रोविजन को। प्रोविजन पहले आपको एक्सप्लेन करना है, फिर फैक्ट ऑफ द केस पाना है। डायरेक्ट आप फैक्ट ऑफ द केस पे आके एक्सप्लेन कर दोगे कंक्लूजन में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देयर इज नो बार फॉर अ मेंबर टू बी प्रमोटर सिग्नेटरी डायरेक्टर, ये सारी चीज आपको अलाउ की गई थी। ओके, अब स्लीपिंग पार्टनर वाला प्रोविजन आपको एक्सप्लेन करना है। स्लीपिंग पार्टनर इन द फैमिली बिजनेस आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा काउंसिल से, तो ही आप ऐसे बिजनेस में एंगेज हो सकते हो, अदरवाइज आप गिल्टी हो जाओगे। फिर आपका आएगा यहाँ पे इंटरेस्ट इन फैमिली बिजनेस कंसर्न के रिगार्डिंग बोला गया यहाँ पे, जो आपका एचयूएफ के रिगार्डिंग बोलते हैं ना कि आपको इनहेरिटेंस में मिलना चाहिए, सक्सेशन में होना चाहिए, वही सारी बात यहाँ पे की गई। फिर यहाँ पे कंक्लूजन देखो, दोनों पॉइंट मेंशन किया है। आप डायरेक्टली ऐसा लिख के आओगे गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो भी कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट सकते हैं। आपको दोनों केस में एक्सप्लेन करना है कि किसके अंदर गिल्टी है, किसके अंदर गिल्टी नहीं है। तो एक केस के अंदर तो आप गिल्टी नहीं हो, एक केस के अंदर आप गिल्टी हो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, ऐसा आपको एक्सप्लेन करके आओगे तो कहीं पे भी आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द कैशियर ऑफ कंपनी कमिटेड अ फ्रॉड एंड, भाग चुका है भैया। ओके ओके, द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी ऑल्सो डिड नॉट नो वेदर द फ्रॉड हैज अकर्ड। ओके, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट द ऑडिटर फेल्ड टू डिस्कवर द फ्रॉड, ऑडिटर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया भैया ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है जो कैशियर करके भाग चुका है। After the audit was completed, however, the fraud was discovered by the chief accountant. Chief accountant ने fraud को discover किया. Investigation made at the time indicate that the auditor did not exercise proper skill and care and perform his work in a desultory and haphazard manner. तो सर यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में पता लगा ऑडिटर ने अपना काम सही से कैरी आउट नहीं किया। विद दिस बैकग्राउंड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इंटेंड टू फाइल द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ऑडिटर। क्या कर सकता है? यस सर कर सकता है। कहां पे गिल्टी होगा? सर हमारे यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि प्रॉपर स्किल एंड केयर आपने एक्सरसाइज नहीं किया, इट मींस क्लोज 7 के अंदर तो आप गिल्टी हो गए। बट अब इसका एक और केस बन सकता है। देखो पहले तो मैं ये केस एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको एक और केस एक्सप्लेन करता हूं इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू क्लोज 7 पार्ट 1 शेड्यूल 2, यहां पे आपकी मेन लाइन आ गई, फिर आपका एसए 240 का रेफरेंस दे दिया कि फ्रॉड हुआ है, तो वहां पे आपको एसए 240 के अंदर आपकी रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है कि आपको कोई फ्रॉड होता है तो आपको वहां पे इन्वेस्टिगेट अच्छे से करना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके चलना पड़ेगा। फिर यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर, क्योंकि आपने सही से एक्सरसाइज नहीं की अपने प्रॉपर स्किल्स एंड ड्यू केयर। ओके, अब इसी का एक केस और बन सकते हैं। सर अगर ये लाइन लिखी ना होती कि इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि ऑडिटर ने सही से स्किल और केयर कैरी आउट नहीं किया, तो यहां पे हमारा है ना एसए 200 पे जो हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है वो भी हम लिख के आ सकते थे। कैसे लिख के आ सकते थे? क्योंकि भैया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि सारे फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना, हम तो चेकिंग कर रहे हैं, जो फ्रॉड हमें मिलेगा हम वो लिख देंगे। जो हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया उसके अंदर अगर मुझे कोई फ्रॉड नहीं मिला तो मुझे क्या पता कोई फ्रॉड है या नहीं है। तो ऐसी मेरी इनहेरेंट लिमिटेशंस भी तो आती है, तो वहां पे आप इनहेरेंट लिमिटेशन देके भी बच सकते हो। ये मैं प्रैक्टिकल केस बता रहा हूं, वहां पे आप बच सकते हो इनहेरेंट लिमिटेशन का भी देके। बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया था कि ऑडिटर ने सही से एक्सरसाइज नहीं किया अपने प्रॉपर स्किल्स एंड केयर, दैट्स व्हाई यहां पे क्लोज 7 के अंदर गिल्टी हुआ। एसए 200 के अंदर मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था जब मैं एसए 200 पढ़ा रहा था, और वहां पे अगर नोट्स देखोगे तो वहां पे मैंने नीचे एक लाइन लिखा हुआ है कि अगर ऐसे बाद में कोई ऐसा केस निकलता है जहां पे ऑडिटर का नाम बदनाम होता है तो ऑडिटर अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन लगा के भी बच सकता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ फिल्म आर्टिस्ट वाज गोइंग अब्रॉड फॉर द लॉन्ग शूटिंग, डिपॉजिट अ सम ऑफ 20 लाख विद हिज टैक्स कंसल्टेंट मिस्टर जी। जी के पास पैसे सबमिट कराए 20 लाख। ओके,
A practicing chartered accountant for the payment of goods and service tax monthly when they were due. Okay. Mr. G duly remitted all but one installment. आपने सारे रेमिट कर दी बट एक इंस्टॉलमेंट आपने नहीं दी. ओके. ही यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विच ही डिड नॉट पे टू रेमिट हिज ओन एडवांस इनकम टैक्स. आपको किस लिए पैसे दिए थे कि आप जीएसटी की पेमेंट करोगे क्लाइंट की. आप क्या कर रहे हो, खुद के एडवांस टैक्स की पेमेंट कर दी उस मनी से. तो कहीं ना कहीं आपने मनी को सही से यूटिलाइज नहीं किया. ओके. However, while filing return of GST of the film artist, he duly remitted on her behalf of tax payable with interest due for the late payment of GST out of the money lying with him. He also bore for the himself the interest due to the shortfall in remittance of tax of his client. इसने क्या किया, उसको सेट ऑफ करने के लिए, जो वहां पे उसने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करी, उसको सेट ऑफ करने के लिए बाद में लेट फी के साथ इंटरेस्ट के साथ पेमेंट खुद की जेब से कर दिया. तो सर यहाँ पे पेमेंट कर तो दिया, अब क्या दिक्कत है भैया, आपको वो यूटिलाइज नहीं करना था ना, जो पैसा आपको दिया है क्लाइंट ने, जो पैसा आपको जिस काम के लिए दिया है आपको उसी के लिए यूटिलाइज करना था. बाद में चाहे आप पे करो कुछ भी करो मतलब नहीं है, बट उस टाइम आपको सही से यूटिलाइज करना चाहिए था, आपने नहीं किया, आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 10 के अंदर. क्लोज 10 पार्ट 1 शेड्यूल 2 जहां पे आपको मनी सही से यूटिलाइज करने को बोलता है अदर देन फी और रेम्यूनरेशन, अगर आप नहीं करोगे तो आप गिल्टी हो जाओगे. ये आपका मेन क्लोज आया, यहां पे आपका फैक्ट ऑफ द केस आया, फिर यहां पे आपका कंक्लूजन आ गया. Give me a minute. Yes. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5. कमेंट ऑन द फॉलोइंग रेफरेंसेस. यहां पे दो केसेस है उसके रिगार्डिंग बात की गई है. केस नंबर 1, सीए देव स्टार्टेड प्रैक्टिस. यहां पे सीए आईपी है, ऐसे आप मार्क करते रहा करो कि सीए आईपी की बात करिए, सर्विस की बात करिए, क्योंकि यहां से ही आपके क्लोजेस पता लग जाएंगे. इन द पंजाब इन द ईयर 2019 सीए देव issued turnover certificate for Messrs ASA US traders to be forwarded to the bank for the purpose of availing cash credit facilities and machinery term loan. Brother of CA Dev was proprietor of Messrs ASA US. जो आपका A है, जो ये आपकी फर्म है जिसके रिगार्डिंग आपने सर्टिफिकेट इशू किया है, इसका जो ओनर है, प्रोपराइटर है, ये आपका देव का भाई है. तो आपने क्या करा, अपने ही रिलेटिव का सर्टिफिकेट साइन किया. तो सर सर्टिफिकेट में क्या दिक्कत है, कर सकते हैं, कहां पे दिक्कत आ रही है, कोई भी क्लोज ऐसा बोलता ही नहीं है. क्लोज 4 भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बोलता है नहीं. क्लोज 4 जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे मैंने काफी डिटेल के अंदर पढ़ाया था कि वहां पे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोज 4 की जो ये लाइन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यहां पे आपकी रिपोर्ट्स आएगी, सर्टिफिकेट्स आएंगे, और जितने भी आपके अटेस्टेशन फंक्शंस होते हैं उसकी बात की गई है. इन सब की बात की गई है, वहां पे ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं की गई. तो अगर आपने अपने ही रिलेटिव के सर्टिफिकेट को साइन करे हो, नेटवर्क सर्टिफिकेट हो चाहे कैसा भी सर्टिफिकेट हो, जहां पे आपका सर्टिफिकेशन जा रहा है, अटेस्टेशन फंक्शन हो रहा है, ऐसा काम आप कर ही नहीं सकते. अगर आप रिलेटिव के सर्टिफिकेट पे साइन करे हो तो कहीं ना कहीं क्लोज 4 के अंदर गिल्टी हो जाओगे, क्लोज 4 पार्ट 1 शेड्यूल 2 के अंदर. तो यहां पे उसी के रिगार्डिंग बात की गई. सॉल्यूशन अभी देखते हैं, पार्ट बी को भी देख लेते हैं. आगम प्राइवेट लिमिटेड रिक्वेस्टेड सीए शीतल, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, सीआईपी की बात की गई, टू डिजिटली साइन द फॉर्म रिलेटेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर रोहित, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ आगम प्राइवेट लिमिटेड, along with the copy of resignation letter to be uploaded on the website of registrar of the companies. अब यहाँ पे आपसे बोला गया, आप सीआईपी, आपसे बोला गया कि यहाँ पे एक डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है, उसके रेजिग्नेशन पे आप साइन कर दो. आगे देखते हैं. द सिग्नेचर ऑफ मिस्टर रोहित वाज सिंपली कॉपीड एंड पेस्टेड बाय अनदर डायरेक्टर ऑफ आगम प्राइवेट लिमिटेड. सिग्नेचर डायरेक्ट कॉपी किया गया था उस रेजिग्नेशन के ऊपर, जो भी डायरेक्टर का रेजिग्नेशन था उसके ऊपर डायरेक्टली डायरेक्टर का सिग्नेचर ही कॉपी किया हुआ था और वहां पे आपसे साइन करा के रजिस्ट्रार को सबमिट करा दिया. CA Sital, without verifying the genuineness of resignation letter, digitally signed the form and the said form was uploaded on the website of registrar. आपने वेरीफाई नहीं किया भैया वो साइन डायरेक्टर का ही था या किसी और का था, आपने वेरीफाई नहीं किया. सर ये मेरा काम थोड़ी है साइन को वेरीफाई करना, बात आपकी ठीक है, बट जहां पे आप वेरीफाई कर सकते हो वहां पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, और यहां पे बोला गया है आपने वेरीफाई नहीं किया. क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया आपने वेरीफाई नहीं किया, तो बाद में जितना नहीं है, नहीं किया आप गिल्टी हो. गिल्टी कहां पे हो जाएंगे, क्लोज 7 के अंदर, क्योंकि आपने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं की. पार्ट ए के अंदर क्लोज 4 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे, क्लोज 4 पार्ट 1 शेड्यूल 2 के अंदर ये आपका पूरा प्रोविजन आया, ये आपका क्लोज की लाइन आई, ये आपका प्रोविजन आया,
जहां पे आपको मना कर दिया कि आप रिलेटिव के असाइनमेंट नहीं ले सकते, मना करा हुआ है, फिर आपका फैक्ट ऑफ द केस आया, कंक्लूजन में आप गिल्टी हो गए। जब पार्ट पी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लोज 7 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाओगे, आपके क्लोज आया। ये आपका फैक्ट ऑफ द केस की बात की गई, यहां पे फैक्ट ऑफ द केस और प्रोविजन दोनों की बात की गई है, दोनों को एक बार रीड कर लेना। फिर यहाँ पे आपने कोई भी स्टेप्स नहीं लिए तो यहाँ पे आप क्लोज 7 के अंदर गिल्टी हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं की। तो आपको एक फॉर्मेट देखना पड़ेगा कैसे आपका यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा जा रहा है। अगर आपने इन्हीं क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है तो आपको काफी हेल्प रहेगी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे गिल्टी है, गिल्टी तो है, गिल्टी का तो 1 मार्क्स मिलेगा, बाकी के 4 मार्क्स आप कहां से लेके आओगे? ये प्रोविजन मेंशन करने की, क्लोज मेंशन करने के, वहां पे आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करी ना तो वहां पे अगर आपने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करी ना तो कहीं ना कहीं वहां पे आपका मार्क्स नहीं मिलेगा और वहां पे आपके कम मार्क्स आएंगे। और पी के अंदर मैं चाहता नहीं हूं कि आपके मार्क्स कटे, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग है पी हमारे लिए और वहां पे हमको मार्क्स लेके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपके 2-3 पॉइंट से इसके रिगार्डिंग पूछा गया है। ए पॉइंट, मिस्टर बोल्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस सीआईपी की बात की गई है, क्रिएटेड इज ओन वेबसाइट इन अट्रैक्टिव फॉर्मेट एंड हाईलाइटेड द कंटेंट इन ब्लू कलर। ओके, एक केस तो ये बोला गया। सेकंड केस देखते हैं, he also circulated the information contained in the website through email to acknowledge public at large about his expertise। आपने सर्कुलेट करी इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं, however due to shortage of time he could not intimate his website address to the institute। आप इंस्टीट्यूट को वेबसाइट एड्रेस के रिगार्डिंग इंटीमेट नहीं कर पाए। अब यहां पे 3 केसेस के रिगार्डिंग बात की गई है। अगर यहां पे आप डायरेक्ट क्लोज लिख के आए और डायरेक्ट आप कंक्लूजन लिख के आए तो आपको कहीं ना कहीं मार्क्स कम मिलेंगे। तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, किस पॉइंट के अंदर गिल्टी है, किस पॉइंट के अंदर गिल्टी नहीं है। जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे फर्स्ट पॉइंट में, सर क्या वेबसाइट के मुझे कलर बताए गए कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए? कुछ भी नहीं बताएगा। इट मींस यहां पे आप कैसे भी कलर में, कैसे फॉर्मेट में रखोगे चल जाएगा। सेकंड केस की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे, क्योंकि आप सर्कुलेट नहीं कर सकते पब्लिक में इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहां से इनडायरेक्टली सोलिसिट हो रहा है, तो यहां पे तो आप गिल्टी हो गए। थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम ही कुड नॉट इंटीमेट हिज वेबसाइट एड्रेस टू द इंस्टीट्यूट। तो सर क्या मुझे इंटीमेट करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। देखो पहले कुछ और होता था, अब कुछ और है। अब हमारे रिसेंटली क्या है, आपको इंटीमेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, एनुअली हम फॉर्म फिल करते हैं, बट जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे तभी ही इंटीमेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनुअली जब हम फॉर्म फिल करते हैं, जब हम वहां पर वेबसाइट एड्रेस डाल देंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है सर, अब ये हमारा ए केस हो गया। बी केस देखते हैं, फिर हम सॉल्यूशन पे आएंगे। द मैनेजर ऑफ जेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड अप्रोच्ड सीए विनीत in the need of certificate in respect of consumption statement of raw material without having certificate of practice। COP आपके पास है नहीं, CA विनीत के पास। CA विनीत issued the certificate to the manager of the company, और उसने सर्टिफिकेट भी इशू नहीं कर दिया। ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसके पास सीओपी भी नहीं था, उसने सर्टिफिकेट फिर भी इशू कर दिया, और नेक्स्ट डे वहां पे उसने क्या करा, सीओपी अप्लाई कर दिया। सर्टिफिकेट इशू करने के बाद आप सीओपी अप्लाई कर रहे हो, सो दैट आपके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना हो, आप ऐसा सोच के चल रहे हो, तो यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे। ऐसा काम नहीं कर सकते, अगर आपके पास सीओपी नहीं है तो सीओपी वाला काम नहीं कर सकते। बट सर यहां पे गिल्टी कहां पे होंगे? ऐसा तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं क्लोज के अंदर। क्यों नहीं पढ़ा? मेरे नोट्स पे जाओगे, वहां पे मैंने स्पेसिफिकली लिखा है, अगर आपके पास सीओपी नहीं है और सीओपी वाला काम करते हुए सर्टिफिकेट इशू करते हो तो आप गिल्टी हो जाओगे। कहां पे सर? हमारा था क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, ऐसा कुछ था। यस, क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, यस, वहां पे ही आप गिल्टी हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपने आईसीआई के प्रोविजन का, कहीं ना कहीं रेगुलेशंस का, काउंसिल की गाइडलाइंस का नॉन कंप्लायंस किया है, उस क्लोज के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। पार्ट 3, WCP and Company LLP are the internal auditor of DEF Limited. WCP and Company also agreed to undertake goods and service tax audit of DEF Limited। आप इंटरनल ऑडिटर भी हो उसी कंपनी के, और आप क्या कर रहे हो, जीएसटी ऑडिट भी कर रहे हो उसी कंपनी की साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सर कहां पे बोला है नहीं कर सकते? एक तो क्लोज 4 बोलता है, क्लोज 4 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल बोलता है। सेकंड आपकी ESB, इसका रेफरेंस देना जरूरी है। ESB गाइडलाइन भी आपको बोलती है, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड भी, कि आप दोनों का रेफरेंस, आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, तो दोनों का रेफरेंस देना जरूरी है। अब इनके सॉल्यूशन देखते हैं, पार्ट ए का सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे क्लोज 6 की बात की गई, यहां पे आपका पूरा पूरा क्लोज 6 आया।
अब एक एक लाइन देखो, द गाइडलाइन अप्रूव्ड बाय द काउंसिल, यहां पे आपको कुछ भी नहीं बोला गया, आप कैसा भी कलर यूज कर सकते हैं, नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन कलर इज देयर। ओके। सेकंड, यहां पे आपको बोला गया कि पुल रिक्वेस्ट होना चाहिए, आप ईमेल सर्कुलेट नहीं कर सकते, ये सारी चीज आपको मना करी गई, यहां पे फिर भी आप सर्कुलेट कर रहे हो, गिल्टी हो जाओगे। Member are not required to intimate the website address to the institute. Member are only required to comply with the website guidelines issued by the institute in this regard. तो इस केस के अंदर जो भी वेबसाइट की गाइडलाइंस है उसका कंप्लाई करना है, ना ही इंटीमेट करना है। तो यहां पे तीनों प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिए। अब आए यहां पे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन भी आपको तीनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखना है। He is guilty of professional misconduct in this clause. There is no such misconduct for not intimating the website address. यहां पे आपका कोई मिसकंडक्ट नहीं है, सर्कुलेट करो इन्फॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग आप गिल्टी हो जाओगे। अब आते बी पॉइंट पे। अगर आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो विदाउट हैविंग सीओपी तो यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज ऑन पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर ये आपका पूरा पूरा क्लोज आया। क्लोज के अंदर यहां पे आपका प्रोविजन आया, फैक्ट ऑफ द केस आया, और ये आपका कंक्लूजन आया। रीड कर लेना इसको। पार्ट सी, जहां पे आप क्या कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट के साथ साथ जीएसटी ऑडिट भी कर रहे हो, साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। ईएसबी ने मना कर दिया, क्लोज 4 ने मना कर दिया, दोनों का रेफरेंस दोनों का रेफरेंस आना चाहिए, ईएसबी का भी और क्लोज 4 का भी। तो यहां पे आपका ईएसबी का रेफरेंस दिया हुआ है, इन्होंने क्लोज 4 का रेफरेंस नहीं दिया, आप क्लोज 4 का भी रेफरेंस दोगे चल जाएगा। इसको भी जस्ट रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, CA Praful has recently qualified and obtained certificate of practice. आप CAIP हो. In the initial years, it is taking time to set up the clientele base. Okay, he is also conducting audit of few entities. Simultaneously, he planned to provide coaching to the CA student online, taking advantage of fresh reservoir of knowledge. Therefore, he advertises his class on various social media platform. देखो, आप सीए स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, आपको अलाउ किया गया था प्राइवेट ट्यूटरशिप आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज 11 के अंदर आपको अलाउ किया गया था। बट सर क्लोज 6 ने हमको मना कर दिया था। यहां पे आपको स्पेशल किस लिए पूछ रहा है, अब आपको ये देखना पड़ेगा। स्पेसिफिकली यहां पे आपको एडवर्टीजमेंट की रिगार्डिंग बात की गई है। आप क्लोज 11 लिख के आ रहे हो, ठीक है, बट क्लोज 6 नहीं लिखा है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पे आपको स्पेसिफिकली मेन आपके एडवर्टीजमेंट की रिगार्डिंग बात की गई है। और यहां पे एडवर्टीजमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे आपको मना कर दिया था कोचिंग एक्टिविटीज का आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप सीआईपी हो, साफ साफ मना कर दिया था। आप हाँ बोर्ड लगा सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर, उसी के रिगार्डिंग आपको अलाउ किया गया था। तो यहां पे वही बात आएगी। क्लोज 6 आया यहां पे, उसका प्रोविजन यहां पे लिख दिया इन्होंने, वो भी आप रेफर कर सकते हो कि आप क्लोज 11 के रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना कि आप पार्ट टाइम और प्राइवेट ट्यूटरशिप या आप कर सकते हो, उसमें भी 25 आवर से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए इन अ वीक। ये सारी चीज बात की गई थी। फिर आपका क्लोज 6 का रेफरेंस आया, यहां पे क्लोज 6 में ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग आपको मना कर दिया गया था। तो इस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। ही कैन नॉट एडवर्टाइज बाय एनी मीन फॉर कोचिंग एक्टिविटीज, तो इस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर सीरीज अ चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस सीआईपी की बात की गई, डिलीवर्ड अ स्पीच इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हाइल डिलीवरिंग द स्पीच he told the audience that he is a cyber security expert and his firm provides services of cloud accounting, IT governance, risk compliance, information security at reasonable rate. कहीं ना कहीं अब आपने अपनी फर्म के रिगार्डिंग यहाँ पे पब्लिसिटी कर दी, तो यहाँ पे आप गिल्टी हो जाओगे। He also requested the audience to approach his firm of chartered accountant for these services, and at the request of audience, he also distributed his business card and telephone number. तो देखो ये यहाँ पे तो आप मिसकंडक्ट करते ही जा रहे हो, तो यहाँ पे आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 6 ऑफ पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर यहाँ पे आपका पूरा पूरा प्रोविजन आया। यहाँ पे सेक्शन 7 को भी एक्सप्लेन करा कि क्लोज 7 के अंदर भी आपको प्रोफेशनल अटेनमेंट्स के रिगार्डिंग आपको एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रोफेशनल अटेनमेंट्स की बात हुई, क्लोज 7 भी आया। फिर यहाँ पे आपका प्रोविजन आया कि यहाँ पे आप सिर्फ क्या क्या मेंशन कर सकते हो, स्पेशल जो नॉलेज जिस पर्टिकुलर चीज पे आप लेक्चर दे रहे हो उसी की नॉलेज के रिस्पेक्ट में आप बात कर सकते हो, वहां पे उसी की नॉलेज के रिस्पेक्ट में आप कुछ बोल सकते हो। अपने फर्म की डिटेल दे रहे हो, यहाँ पे आप बिजनेस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करें, वो आप नहीं कर सकते, यहाँ पे आप गिल्टी हो जाओगे। फिर यहाँ पे आपका फैक्ट ऑफ द केस आया, फिर यहाँ पे आपका कंक्लूजन आया कि देयरफॉर ही इज ए गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन बोथ क्लोज 6 एंड क्लोज 7। ऐसा आपको लिख के आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, Mr. Chintamani, a chartered accountant practice, has been elected as a treasurer of the regional council of the ICI.
The regional council has organized an international tour through a tour operator during the year for its member. During the audit of regional council, it was found that Mr. Chintamani has received a personal benefit of 40,000 from the tour operator. अब आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेजरर इलेक्ट किया गया था और आपने अपने ही मेंबर के जेब में से पैसे निकाल लिए इनडायरेक्टली कैसे? टूर ऑपरेटर से आपने इनडायरेक्टली बेनिफिट लिया है 40,000 का, जो काम गलत है। कहीं ना कहीं आप इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम कर रहे हो ऐसा काम करके, या ये आपका पर्सनल मिसकंडक्ट के अंदर आ रहा है। और पर्सनल मिसकंडक्ट के अंदर हमने कहां देखा था सर? क्लोज टू पार्ट 4 शेड्यूल 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। यहां पे आपको अदर मिसकंडक्ट के अंदर बात की गई है और यहां पे दोनों एक्सप्लेन किया है। देखो, अदर मिसकंडक्ट के अंदर बोला गया कि पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर भी, पार्ट 3 सेकंड शेड्यूल के अंदर भी, वहां पे आप गिल्टी हो जाओगे। बट स्पेसिफिकली यहां पे क्लोज मेंशन नहीं किया इन्होंने क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। यहां पे आप स्पेसिफिकली क्लोज मेंशन करोगे तो क्लोज टू पार्ट 4 आपका शेड्यूल 1 के अंदर गिल्टी होगा। यहां पे आप ये मेंशन करके इसकी प्रॉपर लाइन लिख के आओगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने प्रॉपर क्लोज मेंशन न करके ओनली अदर मिसकंडक्ट बोल के उसके अंदर गिल्टी कर दिया। तो आप यहां पे दोनों लिख के आओगे तो प्रॉपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। Question number 10. Mr. A, a CAIP, has printed visiting card which beside other detail also carried a quick response code. QR कोड आपने अपने विजिटिंग कार्ड पे मेंशन करा हुआ है, चल जाएगा क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं, QR कोड आप मेंशन कर सकते हो। द विजिटिंग कार्ड एज वेल एज द QR कोड कंटेन द हिज नेम। क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करता है QR कोड, वो देखते हैं। उसका नेम, ऑफिस, रेसिडेंशियल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, नेम ऑफ द फर्म, वेबसाइट। तो ये सर ये सारी चीज तो हम विजिटिंग कार्ड पे डाल ही सकते हैं ना? यस। तो यहाँ पे हम विजिटिंग कार्ड के ऊपर QR कोड लगा रहे हैं, QR कोड के अंदर यही इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, चल जाएगा क्या? चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहां पे आप गिल्टी नहीं हो। क्लोज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पूरा प्रोविजन आया, ये आपका यहाँ पे प्रोविजन आया, ऊपर क्लोज आया, यहाँ पे आपका प्रोविजन है कि एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने आपको अलाउ किया गया है कि आप QR कोड मेंशन कर सकते हो विजिटिंग कार्ड पे, बट उसके ऊपर वही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपको विजिटिंग कार्ड पे डालने के लिए अलाउ की गई है। इस केस के अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो यहां पे आप गिल्टी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 11. Mr. S is a practicing chartered accountant based out of Chennai. During the weekends, he involved himself in equity research. Used to advise his friend, relative, and other known people who was not his client. Apart from this, he is also involved as a paper setter of accountancy subject. यहां पे देखो, एक तो इक्विटी रिसर्च की बात की गई, ओके। सेकंड बोल रहा है आप इन्वॉल्व हो रहे हो एज ए पेपर सेटर ऑफ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, ओके। सेकंड केस ये यहां पे बात की गई। ही ऑल्सो ओन एन एग्रीकल्चर लैंड एंड वाज डूइंग एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द फ्री टाइम। आपके पास खुद की एग्रीकल्चर लैंड भी थी और वहां पे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी कैरी आउट कर रहे थे, ये थर्ड पॉइंट यहां पे बात की गई। During the year 20X1, heavy losses were incurred in the agriculture activity due to natural calamities and misfortune, and he lost almost all of his wealth and become an undischarged insolvent. After a few court hearings, finally in the year 20X3, he was declared discharged insolvent and obtained a certificate from the court stating that his insolvency was caused due to misfortune without any misconduct on his part. You are required to comment on the above situation with the reference to the Chartered Accountancy Act. अब यहाँ पे आपसे एक केस के रिगार्डिंग बात नहीं किया गया। अगर यहाँ पे आप एक ही पैरा लिख के उसी के नीचे कंक्लूजन लिख रहे हो कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे 3-4 केसेस के रिगार्डिंग बात की गई है, तो तीनों चारों केसेस को अलग अलग एक्सप्लेन करके आओगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले केस आया इक्विटी रिसर्च का। क्या सर मैं इक्विटी रिसर्च वाला एक्टिविटी कर सकता हूं? यस, आपको अलाउ किया गया, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने वहां पे रिसेंट डिसीजन के अंदर आपको अलाउ किया गया, इक्विटी रिसर्च का काम कर सकते हो। बट यस, आप रिटेल रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते, ऐसा आपको लिख के आना पड़ेगा, फिर उस केस के अंदर आप गिल्टी नहीं हो। फिर आता है सेकंड बात, यहां पे पेपर सेटर का काम कर सकते हो। यस, आप पेपर सेटर का काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जनरल परमिशन के अंदर आपको अलाउ किया गया। थर्ड केस आता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के रिगार्डिंग। खुद की लैंड है और वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैरी आउट करिए सीआईपी के साथ साथ, वो भी आपको जनरल परमिशन के अंदर अलाउ किया गया, क्लोज 11 पार्ट 1 शेड्यूल 1 के अंदर। तो ये दोनों आपके क्लोज 11 के रिगार्डिंग बात की गई, दोनों को साथ लिखोगे तो भी चल जाएगा। फिर आता है यहां पे आपका अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट के रिगार्डिंग, जो आपका सेक्शन 8 की बात कर रहा है। सेक्शन 8 क्या है? डिसेबिलिटी ऑफ मेंबर। अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो तो उस केस के अंदर तो आप मेंबर बन ही नहीं सकते। बट अगर आप डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बन गए और आपने कोर्ट से सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं किया,
उस केस के अंदर भी आप नहीं बनोगे। बट यहां पे आपने कोर्ट से सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया कि जो भी मिसफॉर्च्यून हुआ था वो ड्यू टू जो भी इंसॉल्वेंसी हुई थी वो ड्यू टू मिसफॉर्च्यून हुई थी, क्योंकि यहां पे आपका नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से हुआ है तो ड्यू टू मिसफॉर्च्यून है। तो उस केस की वजह से हाँ ड्यू टू मिसफॉर्च्यून है, उस केस की वजह से यहां पे आपको मेंबर वापस बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वापस एक और बार सुन लेना इस लाइन को, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो वापस एक और बार सुन लेना, फिर आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहां पे एक एक केस देखते हैं। सबसे पहले केस आया इक्विटी रिसर्च का, तो इस केस के अंदर रीसेंट डिसीजन में आपको अलाउ किया गया, बट यहां पे आप रिटेल रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते, तो इस केस के अंदर आप गिल्टी नहीं हो। सेकंड केस आते हैं क्लोज 11 की, वहां पे आपको क्लोज 11 एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा। क्लोज 11 यहां पे एक्सप्लेन किया, फिर यहां पे आपका रेगुलेशन बताया कि यहां पे आपको दोनों चीजें अलाउ की गई जनरल परमिशन के अंदर, तो इस केस के अंदर भी आप गिल्टी नहीं हो। फिर थर्ड केस की जब बात की गई तो यहां पे आपका डिस्चार्ज इंसोलेंट हो तो आप मेंबर नहीं बन सकते, ऐसा आप लिखोगे। बट अगर आप अनडिस्चार्ज इंसोलेंट हो तो आप मेंबर नहीं बन सकते। अगर आप डिस्चार्ज इंसोलेंट और सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया, पहले लिखोगे नहीं करा तो भी आप मेंबर नहीं बन सकते, बट यहां पे आपने सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया, इस केस के अंदर आप मेंबर बन सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये भी चल जाएगा। तो यहां पे वही सारी बात यहां पे की गई, तो यहां पे आप गिल्टी नहीं हो ऐसा आप लिख के चलोगे। मिस्टर एस हैज नॉट वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। काफी बड़ा क्वेश्चन है, बट यहां पे आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। अगर डिटेल में आपने उनको एक एक चीज नहीं दी जो रिलीवेंट है, अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। Question number 12. XYZ Company Limited has applied to the bank for the loan facilities. The bank, on studying the financial statement of the company, notices that you are the auditor and requested you to call the bank for the discussion. In the course of discussion, the bank asked for your opinion regarding the company and also asked for detailed information regarding a few clients. In the financial statement, few items in the financial statement, client नहीं items, the information is available in your working paper file. तो आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? क्या आप बैंक को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे क्लाइंट की? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? कौन सा क्लोज आता है? एक तो हमारा फंडामेंटल एथिक्स के अंदर कवर हो जाएगा। सेकंड हमारा यहां पे कौन सा क्लोज आएगा सर? क्लोज 1 पार्ट 1 शेड्यूल 2, जहां पे अगर आपने डिस्क्लोज करी अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में रहते हुए अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी विदाउट द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट, तो आप गिल्टी हो जाओगे। तो वही काम अगर आपने किया तो यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे। साथ साथ आपको SA 200 का भी रेफरेंस देना पड़ेगा। SA 200 का क्यों? क्योंकि वहां पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी के रिगार्डिंग बात की जाती है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करके नहीं चलोगे। SA 200 का रेफरेंस लिखना पड़ेगा, यहां पे आप मार्क करके चलो चाहे SA 200 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक मार्क्स यहां पे इसका रहेगा। क्लोज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। वहां पे पूरा क्लोज की लाइन आई। फिर यहां पे आपका फैक्ट ऑफ द केस है, आपका प्रोविजन हो गया। फिर यहां पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा आप शेयर नहीं करके चल सकते बैंक को। अगर आपने किया तो आप गिल्टी हो जाओगे। व्हेन रिक्वायर्ड बाय द लॉ, अगर लॉ बोलता है तो ही आप डिस्क्लोज करके चलोगे, अदरवाइज आप डिस्क्लोज करके नहीं चलोगे। क्वेश्चन नंबर 13, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस CIP की बात की गई। ओके, हैविंग 4 आर्टिकल क्लर्क रजिस्टर्ड अंडर हिम एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ए फुल टाइम लेक्चरर इन अ कॉलेज। यहां पे बात की गई कि आपने फुल टाइम लेक्चरर इन अ कॉलेज की अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट की है। ऑल्सो ही बिकम अ पार्टनर इन हिज ब्रदर इन अ बिजनेस, अपने भाई के बिजनेस के अंदर भी आपने कहीं ना कहीं एंगेज हो गए। तो यहां पे 2 केस की बात की गई। एग्जामिन हिज कंडक्ट इन द लाइट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट। सबसे पहले, क्या सर मैं फुल टाइम लेक्चरर बन सकता हूं? नहीं बन सकता। मैंने आपको सिंपल से बताया था, एजुकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज 11 सिर्फ 2 चीजों की रिगार्डिंग बोलता है। एक तो आप प्राइवेट ट्यूटरशिप दे रहे हो, चल जाएगा जनरल परमिशन के अंदर। सेकंड, पार्ट टाइम आप ICI ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का आप ट्यूटरशिप प्रोवाइड कर रहे हो, वो चल जाएगा जनरल परमिशन के अंदर। इन दोनों के अलावा जितने भी एजुकेशनल के रिस्पेक्ट में आप काम करोगे, वहां पे आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस केस के अंदर फुल टाइम लेक्चरर का एक्सेप्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। यहां पे आपने ली नहीं ली, गिल्टी। सेकंड केस, आप पार्टनर बन रहे हो अपने ब्रदर के बिजनेस के अंदर, कोई दूसरे बिजनेस और ऑक्यूपेशन के अंदर एंगेज हो रहे हो CIP रहते हुए, वो आप काम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उस केस के अंदर अभी आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप ऐसा काम करके चल रहे हो तो, अदरवाइज आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, यहां पे आपको क्लोज पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर यहां पे आपका प्रोविजन आया। प्रोविजन में काउंसिल ने जो आपको अलाउ किया गया कि मेंबर फुल टाइम लेक्चरशिप एक्सेप्ट करेगा आफ्टर स्पेसिफिक परमिशन और प्रायर अप्रूवल, तो उस केस के रिगार्डिंग बात की गई है। यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे, लायबल फॉर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब गिव मी अ मिनट। यस,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर ए अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आपको कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 14-15 के बाद। अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एंड क्लाइंट के लिए वो टेलीफोन कॉल कर रहा है, फैमिली, बिजनेस, फ्रेंड्स, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज एम्प्लॉयड इन वन ऑन द अदर रिटेल ट्रेड, ओके। One of his friend, Mr. X, gave him idea to start online service and give stock certificates to traders with cash credit limit in bank. Mr. A started a website with colorful, catchy design and shared the website address on all the social media posts and stories and tagged 30 traders of his local community with the caption "Easy Online Stock Certificate Service." कहीं ना कहीं यार आप पब्लिसिटी करके चल रहे हो, साफ साफ पता लग रहा है, तो इस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 6 के अंदर। आगे देखते हैं। बिसाइड्स मिस्टर ए एंटर्ड इनटू अ एग्रीमेंट विद अ डिजिटल मार्केटर टू गिव हिम 5% कमीशन ऑन ईच सर्विसेज प्रोक्योर्ड थ्रू हिम। डिस्कस इफ द एक्शन ऑफ मिस्टर ए आर वैलिड इन द लाइट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। देखो यहां पे आपको साफ साफ पता चल गया कि क्लोज 6 के अंदर आप गिल्टी हो रहे हो। क्लोज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अगर आपने इनडायरेक्टली पब्लिसिटी करी तो यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं क्लाइंट को सीख कर रहे हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स को बार बार मैसेज करके, या फिर आपने टैग कराया क्रेडिटर सॉरी अपने ट्रेडर्स को, उस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। बट यहां पे सर यहां पे बोला गया है कि कहीं ना कहीं आपने 5% कमीशन की बात की गई है कि डिजिटल मार्केटर को आप 5% कमीशन दोगे जो भी काम वहां से आएगा। तो सर इस केस के अंदर गिल्टी क्यों नहीं माना गया? यहां पे तो गिल्टी मानना चाहिए ना क्लोज 2 के अंदर। बात आपकी ठीक है, बट आईसीएनए सॉल्यूशन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, बट आपको क्लोज 6 तो मेंशन करके आना है। अगर आप क्लोज 2 भी मेंशन करके आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, Mr. X and Mr. Y are partner of chartered accountant firm, one in charge of head office and another in charge of branch at a distance of 80 km from the municipal limit. Put up a name board of the firm in the both premises and also their respective residence. Most important question है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं यहाँ पे देखते हैं सर, यहाँ पे नेम को उसने अपने प्रीमाइस के बाहर भी, अपने ऑफिस के बाहर भी, अपने रेसिडेंस के बाहर भी, दोनों के बाहर उसने फर्म का नेम बोर्ड लगा दिया, तो यहाँ पे गिल्टी है। इतना सा लिख के आते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन को। बट भैया वो तो ठीक है, गिल्टी है, ओके, बट इस केस के रिस्पेक्ट में भी तो बताओ कि वहां पे इंचार्ज रखा हुआ है, एक हेड ऑफिस का, एक आपके ब्रांच ऑफिस का, तो वहां पे सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर होनी चाहिए। हर ब्रांच पे एक से ज्यादा ब्रांच है तो वहां पे इन्होंने रखा है, ठीक है, बट फिर भी आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा ना ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 पॉइंट बोले गए हैं तो दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। मानता हूं इसके अंदर गिल्टी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों जगह सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर ऑलरेडी है, फिर भी आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा और फिर वहां पे आपको एग्जाम्पशन भी एक्सप्लेन करके आनी पड़ेगी। सेम सिटी के अंदर है, विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट ऑफ द फर्स्ट ऑफिस सिचुएटेड, वहां से है। फिर इसके अलावा आपका सेम प्रीमाइस के अंदर है तो वहां पे आपको एग्जाम्पशन प्रोवाइड की गई, सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर नहीं होगा तो भी चल जाएगा, ऐसा आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। तो यहां पे वही बात की गई। देखो यहां पे सॉल्यूशन चाहे छोटा सा गिवन हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे जब 4 मार्क्स का आएगा तो आप यहां 4 लाइन लिख के नहीं चल सकते, आपको लिख के आना पड़ेगा। तो वहां पे वही बात की गई कि यहाँ पे आप अपना नेम बोर्ड अपने इंडिविजुअल का और फर्म का यहाँ पे एक साथ आप अपने प्रीमाइस के बाहर नहीं लगा सकते। फर्म का नेम बोर्ड फर्म के आपके ऑफिस के बाहर होना चाहिए, ना कि रेसिडेंस के बाहर। रेसिडेंस के बाहर आप अपना नेम प्लेट लगा सकते हैं, जहां पे आप सीए भी लिख सकते हो, अपना नेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्म का नेम बोर्ड नहीं आना चाहिए। वही यहाँ पे बात की गई, यहाँ पे आप गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपको वही सारी बात यहाँ पे लिख के चलनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16, Mr. Rohan, a chartered accountant practice, is approached by a client who is commencing a new business. Okay, the client requested Mr. Rohan assistance in registration of trademark and patent for his brand and product. Mr. Rohan agreed to support the client by filing application and representing him as a trademark attorney before the registrar of trademarks. However, one of his senior partner reminded him that such activity may be restricted under the Chartered Accountancy Act 1949. Now, Mr. Rohan find himself in a dilemma for providing such services. क्या सर मैं ट्रेडमार्क अटॉर्नी या पेटेंट अटॉर्नी बन सकता हूं क्या? नहीं बन सकते। ईएसबी के डिसीजन में साफ साफ मना कर दिया। हाँ, आप एडवाइस दे रहे हो आईपी राइट के रिस्पेक्ट में तो चल जाएगा। एडवाइस मैं बोलता हूं ज्ञान देना अलाउड है, बट क्या खुद आप पेटेंट अटॉर्नी या ट्रेडमार्क अटॉर्नी बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते। साफ साफ ईएसबी ने मना कर दिया, तो यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे अगर आप एक्सेप्ट करके चलोगे तो। रीसेंट डिसीजन टेकन बाय ईएसबी
कैन नॉट एक्ट एज ए पेटेंट अटॉर्नी। हाँ, आप एडवाइस दे सकते हो रिगार्डिंग द आईपीआर राइट्स, उसके रिगार्डिंग आपको बोला गया, बट यहाँ पे आपका फैक्ट ऑफ द केस आया, इस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे अगर आप एक्सेप्ट करके चलोगे। अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बोलोगे अगर एक्सेप्ट करेगा तो गिल्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी अलग क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए ना, इसके बाद मुझे 100% लगता है एक ना एक क्वेश्चन तो यहां से उठ के आएगा, एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा। इसको काफी अच्छे से करके जाना और लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर धर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ग्रेट लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी की बात करी तो ऐसा आप हाईलाइट करते रहा करो कि लिस्टेड कंपनी की बात की गई, मे बी इससे लिंक हो जाए। As per the term of acceptance of audit, the whole audit fee shall be payable in the 4 installment, 1.5 lakh each, and shall be paid after every limited review done on the quarterly basis. And conclusion of audit committee meeting of every quarter, full and final payment shall be done after the yearly financial statement and audit report are released. The firm received first 2 payment on the time, while the third payment was supposed to be received in the month of January, was received in the March, along with the remaining part of audit fee. अब आपको ये फी इन एडवांस मिली है, आपको एडवांस में फी मिल रही है, उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बात कर रहा है। कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ दिस फी स्ट्रक्चर एंड द टर्म ऑफ पेमेंट विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट प्रोविजन। क्या सर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिल सकती है? मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फी तो है, कैसे भी मिली। सेकंड, क्या सर मुझे एडवांस में फी मिल सकती है? यस, आपको एडवांस में फी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर, अब इसको लिंक कैसे कर रहे हैं ये लोग, ये आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर छोटी मोटी हिंट दी है, आपको वैसे समझ नहीं आएगा अगर आपने प्रोविजन अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। अब क्वेश्चन कहां पे लिंक कर रहा है कि अगर आप एडवांस में एक्सेप्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इनडेप्थ हो जाओगे उस कंपनी के रिस्पेक्ट में, इनडेप्थनेस, उस केस के अंदर आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे ऐसे असाइनमेंट को? अगर आप एक्सेप्ट करके चल रहे हो तो गिल्टी हो जाना चाहिए ना। तो बट हमने देखा था चैप्टर 10 के अंदर जब हम इंडेप्थनेस की बात कर रहे थे, ऑडिट के रिगार्डिंग आपके 1 लाख की लिमिट होती है, 1 लाख से ज्यादा आप अगर इंडेप्टेड हो तो उस केस के अंदर आप ऑडिट एक्सेप्ट करके नहीं चल सकते, चाहे वो स्टैट ऑडिट हो चाहे वो टैक्स ऑडिट हो। वो हमने बात की थी सारे ऑडिट के रिस्पेक्ट में। उसी के अंदर हमने नीचे देखी थी अगर आपको रिकवरी हो रही है फी प्रोग्रेसिव बेसिस पे, एडवांस में आपको कोई फी मिल रही है, उसको हम इंडेप्टेड मांग के नहीं चलेंगे। उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बात की गई, तो इसको मार्क करके चलो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आपको एक बार रीड करोगे तो ही पता चलेगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चैप्टर 10 ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइंस, यहां पे अगर आप एक्सेप्ट करके चलोगे चैप्टर के रिगार्डिंग आपको पूरा लिखना है, 1 लाख की लिमिट है, और अगर कोई स्टैट्यूटरी लिमिट कोई दूसरी बोलती है, जैसे कंपनी एक्ट के अंदर स्टैट ऑडिट की लिमिट कितनी है 5 लाख, तो उस केस के अंदर आप 5 लाख लेके चलोगे। जैसे यहाँ पे बोला गया है सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के अंदर, यहाँ पे आपको 5 लाख की लिमिट बोली गई है, तो आप 5 लाख कंसीडर करके चलोगे। दोनों में से जो भी लो बोल रहा है तो लो के रिगार्डिंग फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम 1 लाख फॉलो करके चलेंगे। इस केस के अंदर भैया कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आप नोट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्योंकि आपको जो प्रोग्रेसिव बेसिस पे फी मिल रही है वो इसके अंदर कवर नहीं होती, विच इज ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस। क्वेश्चन नंबर 18, इसके भी 2 पॉइंट है, दोनों को फटाफट कवर करके चलते हैं। सीए साहिल इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ग्रीनवे लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी falling under the top 1000 companies as per the market capitalization of stock market, stock exchange। उसके अंदर आप टॉप 1000 कंपनीज के अंदर आते हो। अगर आपने इतना पढ़ा और अभी भी आपके दिमाग में एक बात नहीं आई, टॉप 1000 कंपनीज के रिस्पेक्ट में हमने कहीं और भी पढ़ा था, पी के अंदर नहीं, कहीं और भी पढ़ा था। कहां पढ़ा था सर? ईएसजी के अंदर बीआरएसआर रिपोर्ट टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को बनानी होती है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा था। यस सर, हमने पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं वहां से भी लिंक हो सकता है, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट आपको ऐसे दिमाग में आना चाहिए वो पॉइंट, क्योंकि हमारे ईएसजी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट बीआरएसआर एज पर द सेबी रेगुलेशन। ओके, Greenway Limited approached CA Sahil to prepare the BRSR study report and assist in drafting disclosure। यहां पे आप ऑलरेडी स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, आपसे ही बीआरएसआर रिपोर्ट प्रिपेयर करने को बोला जा रहा है, डिस्क्लोजर देने को बोला जा रहा है। आगे देखते हैं। एडिशनली द कंपनी रिक्वेस्टेड सीए साहिल टू आल्सो प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन बीआरएसआर कोड टू बी सबमिटेड एज पार्ट ऑफ हिज regulatory filings। CA Sahil, being confident in his knowledge and expertise in sustainability reporting, agreed to both roles, preparing the BRSR report and providing assurance on BRSR core।
अब ये हमने कहां पे पढ़ा था सर? BRSR हमने पीई के अंदर कहां पे पढ़ा था? रीसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। वहां पे हमने देखा था आप BRSR रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं होते तो बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो उसी कंपनी के BRSR रिपोर्ट नहीं बना सकते। सेकंड बात यहां पे की गई, क्या सर मैं अश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता हूं BRSR कोर के रिस्पेक्ट में? यस, ये आपको अलाउ किया गया था। आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हुए भी BRSR कोर के रेस्पेक्ट में एश्योरेंस प्रोवाइड करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर अगर आपने यहां पे एक एक्सेप्ट करा तो गिल्टी हो जाओगे, ये वाला एक्सेप्ट करा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सॉल्यूशन ऐसे ही लिख के आना पड़ेगा, कंक्लूजन भी आपको ऐसे ही लिख के आना पड़ेगा। Messrs R and Company, a firm of chartered accountant, received 2 lakh as advance against the professional services from a charitable institution. सर मुझे एडवांस में कोई प्रोफेशनल सर्विस मिल रही है, सॉरी प्रोफेशनल सर्विस के रिस्पेक्ट में एडवांस में कोई मनी रिसीव हो रही है 2 लाख, तो सर यहां पे कोई गिल्टी हो सकते हैं? नहीं हो सकते यार, एडवांस में आपकी फी तो मिल रही है, चल जाएगा। आगे देखते हैं। एडिशनली the institution entrusted 10 lakh to the firm for the specific purpose of investment in a designated securities. आपको 10 लाख रुपीस और दिए गए फर्म को कि यार आप एक डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर देना। The auditor deposited it in the saving bank account. खुद के सेविंग बैंक अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया एंड नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन द नेक्स्ट 3 मंथ। देखो जब मैं बात कर रहा था क्लोज 10 की बात हो रही है यहाँ पे, क्लोज 10 पार्ट 1 शेड्यूल 2 के अंदर, अगर आपको कोई मनी रिसीव हो रही है, अगर आपको कोई मनी रिसीव हो रही है अदर देन फी और रेम्युनरेशन, तो वहां पे आपके 2 केस थे, या तो विद इन रीजनेबल टाइम यूटिलाइज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, बट विद इन रीजनेबल टाइम आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में सबमिट करनी पड़ेगी वो फी। अगर आप सेपरेट बैंक अकाउंट में सबमिट नहीं करोगे तो क्लोज 10 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। यहां पे 3 मंथ तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी, तो आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना चाहिए था, आपने खुद के सेविंग बैंक अकाउंट में रख दिया, यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे। ए पार्ट के अंदर रीसेंट डिसीजन की बात की गई, BRSR के रिस्पेक्ट में पूरा एक्सप्लेन करना है कि एश्योरेंस आप प्रोवाइड करा सकते हो, वहां पे एश्योरेंस के अलावा आप यहां पे एक और चीज प्रोवाइड करा सकते हो, कहां गया, एडवाइजरी सर्विसेज ऑन द सेम, एडवाइजरी सर्विसेज एश्योरेंस ये आप प्रोवाइड करा सकते हो, खुद BRSR रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर रहते हुए, तो इसलिए यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे अगर आप एक्सेप्ट करके चलोगे तो। बी पार्ट के अंदर क्लोज 10 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल की बात की गई, वहां पे आपको पूरा क्लोज एक्सप्लेन करना है। फिर ये आपका प्रोविजन आया कि सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा या फिर आपको रीजनेबल टाइम में यूटिलाइज करना है, उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है। फिर यहाँ पे कंक्लूजन आया कि आप यहाँ पे गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर, क्योंकि 10 लाख को आपने सही से यूटिलाइज नहीं किया। दोनों एक्सप्लेन करना है, आप यहाँ पे एडवांस में जो आपको 2 लाख रुपीज मिल रहे हैं ना, उसके रिगार्डिंग भी एक्सप्लेन करके आओगे, क्योंकि ये अदर देन फी और रेम्युनरेशन के अंदर कवर हो जाता है, तो यहाँ पे क्लोज 10 के अंदर आप गिल्टी हो ही नहीं सकते, अलाउड है। बट सेकंड केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे क्योंकि आपको रीजनेबल टाइम में यूटिलाइज करना था या सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना था, दोनों को एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, Aditya and Company, a firm of chartered accountant in practice, has approached by the Skill Development Council of Government of India to conduct an assessment and performance audit on various training centers across the country. आपको यहां पे स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट के रिगार्डिंग अपॉइंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Scope of work of the same include reviewing the efficiency of operations, utilization of fund, quality of training imparted, ये सारी चीज ठीक है। In this context, the partner of the firm are concerned about the permissibility of the accepting such engagement. क्या सर मैं ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकता हूं? यस। कहां देखा था सर हमने? ये हमने देखा था रीसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्किल के रिगार्डिंग आपको कोई ऑडिट मिलती है, परफॉर्मेंस ऑडिट मिलती है, या फिर असेसमेंट कर रहे हो आप स्किल के रिगार्डिंग, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के रिगार्डिंग, वहां पे आपको अलाउ किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस के अंदर आप एक्सेप्ट करके चल सकते हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, Puran, a practicing chartered accountant, uploaded educational videos on accounting and auditing topics on YouTube for the benefit of students and young professionals. In these videos, he introduced himself as a partner in Puran and Associate, chartered accountant, and displayed the firm website address, contact detail in the description of videos. क्या सर मैं एजुकेशनल वीडियोस अपलोड कर सकता हूं इंटरनेट पे? यस, आप अलाउड हो, कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या सर मैं अपने फर्म का नाम मेंशन कर सकता हूं एजुकेशनल वीडियोस में? नहीं। क्या सर मैं वेबसाइट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकता हूं? नहीं दे सकते, साफ साफ मना कर दिया था एजुकेशनल वीडियोस के रिस्पेक्ट में, यहां पे आप गिल्टी हो जाओगे।
सबसे पहले बात है रिसेंट डिसीजन बाय द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, तो यहां पे आपको कवर करके चलना है, यहां पे आपको परमिसेबल है, आप कोई दिक्कत नहीं है, इस केस के अंदर आप गिल्टी नहीं हो। कैन एक्सेप्ट द ऑफर गिवन बाय द स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल की बात की गई, वहां पे आपका पूरा पूरा क्लोज 6 एक्सप्लेन करो, उसके बाद प्रोविजन एक्सप्लेन करो कि एजुकेशनल वीडियोस के रिस्पेक्ट में आप अपलोड कर सकते हो, वहां पे आपका फर्म का नेम नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, फिर फैक्ट ऑफ द केस आएगा, फिर यहाँ पे आपका कंक्लूजन आ जाएगा, यहाँ पे आप गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, CA Ratan, a member in practice, is invited to join the board of director of Sathi Cooperative Bank Limited as a independent director. CIP के साथ साथ आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला भी काम करके चल रहे हो कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अंदर, कर सकते हैं क्या? यस, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये भी अलाउ किया था। सर काफी सारे क्वेश्चंस एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के, यस, और लेटेस्ट क्वेश्चन है ये सारे। आप देखो एमटीपी जैन 26 का ही क्वेश्चन है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करके जाना। The bank assure him the position of honorary and he will not be involved in any day-to-day activity of the bank. आप डे टू डे एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगे, आपको एज ए ऑनररी पोजीशन मिल रही है, चल जाएगा, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। At the same time, CA Mihir, one of the partner of CA Ratan, is approached by the bank management to conduct the statutory audit of the same cooperative bank. अब आई दिक्कत of the current financial year। आप एक तो आप क्या कर रहे हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहे हो उस कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, और फिर आपका पार्टनर उसी बैंक का स्टेट ऑडिट एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। तो भैया यहाँ पे तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, अपने ही जहां पे डायरेक्टर बन रहे हो वहीं पे आप ऑडिटर बन रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, या तो आप डायरेक्टर बन सकते हो या फिर आप ऑडिटर बन सकते हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। यहां पे वही एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का रेफरेंस आ जाएगा। एज पर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड यहां पे आपको अलाउ किया गया कोऑपरेटिव बैंक के अंदर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, प्रोवाइडेड ही डज नॉट इन्वॉल्व डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, और आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए एज ए ऑडिटर आपके पार्टनर का। तो यहाँ पे आपका या आपके पार्टनर का इंटरेस्ट हो सकता है, इसलिए या तो आप स्टेट ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे। इनमें से आप एक ही एक्सेप्ट करके चल सकते हो, वही आपको लिख के चलना पड़ेगा। तो यहां पे हमने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो, 20 क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर लिए, इनको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगी प्रोफेशनल एथिक्स की। इसके अलावा पीई के मेरे 10 पेज की समरी नोट्स हैं, सिर्फ 10 पेजेस के अंदर मैंने समरी नोट्स बनाए, आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएंगे। गूगल ड्राइव के अंदर मैंने सारे नोट्स, जितने भी मेरे नोट्स हैं, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब चीज एक जगह डाला हुआ है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग 1.5 आवर की एक वीडियो भी डाली हुई है। 1.5 आवर के अंदर पूरा पी का आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक टाइप से रिवीजन हो जाएगा, सो दैट आपके ये जो 1 मंथ बचा है इसके अंदर मल्टीपल टाइम आप उस वीडियो को देख के क्लोजेस को लर्न कर सको, ट्रिकी पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आप रिटेन कर सको, रिकॉल कर सको टाइम टू टाइम। तो यही चीज के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे 1.5 आवर के एक लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है प्रोफेशनल एथिक्स का। अब इसके अलावा 45 क्वेश्चंस और जो हमारे टॉप 45 क्वेश्चंस हैं वो भी आएंगे 2-4 दिन में, वो भी उसकी भी वीडियोस आ जाएगी। वो हमारे अदर चैप्टर और एसेस को मिला के टॉप 45 क्वेश्चंस टोटल मिला के हमारे 65 क्वेश्चंस हो जाएंगे। लास्ट टाइम इन्हीं 45 क्वेश्चंस के अंदर से 3-4 क्वेश्चंस आए थे। इट मींस आपका 15 मार्क्स की कवरेज हुई थी इन्हीं 45 क्वेश्चंस के अंदर से। अब हमारा यहाँ पे इस बार भी थोड़े बहुत चेंजेस है, थोड़े बहुत प्रीवियस क्वेश्चंस ही है, थोड़े बहुत नए क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस करे हैं या चेंजेस करे हैं मैंने, उसको मिला के। मैं यहाँ पे गारंटी नहीं दे रहा कि वापस यहाँ से रिपीट होंगे, बट मैं आपको बता रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले, इनको कवर करके चलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आपको कोई भी बैच के लिए एनरोल करना है, ऐसे विद एथिक्स बैच या फिर आपका हमारे शास्त्र बैच, जो कि आप 10 to 12 डेज के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस, मल्टीपल रिवीजन और सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑब्टेन कर सकते हो, जिससे आपके एमसीक्यूज में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में भी हेल्प हो जाएगी। अगर एनरोल करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, सो थैंक यू गाइस।